हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से करने वाले हैं एक नया चैप्टर, हेडशॉट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम यहाँ पर लास्ट 15 इयर्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी अगर होता है तो वेरिएशन कहाँ तक हो सकता है ये आपको इस लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। और इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर का आपको फिर से कोई वीडियो कभी भी नहीं देखना पड़ेगा, इस बात के लिए मैं आपको फिर से एश्योरेंस दे सकता हूं। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ये वाला जो चैप्टर है ना, छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों चैप्टर मिलकर 18 मार्क्स का सिलेबस बनता है टोटल, जिसमें से नियरली ये समझो 3 मार्क्स के आसपास का जो क्वेश्चन है वो इस 8th चैप्टर से आता है। नियरली 3 मार्क्स हो सकता है या 4 मार्क्स हो सकता है, लेकिन आप इसको 3 मार्क्स मान के चलो, इतना हो सकता है। लेकिन ये जो 3 मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके 3 मार्क्स अगर ऐड होते हैं तो आपका यहां पर फिजिक्स के स्कोर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली जो बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं सब्जेक्ट में, उनके लिए ये थोड़ा चैप्टर रिलीफ के लायक होता है कि यहां से 3 नंबर अगर पूरे आ जाते हैं तो फिर बाकी में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको डेरिवेशंस वगैरह नहीं है। न्यूमेरिकल भी कोई आता है तो काफी इजी न्यूमेरिकल आता है, कोई बड़ा न्यूमेरिकल आता नहीं है यहाँ से। तो इसलिए यहां पर इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, पीवाईक्यू शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के। तो आप देखो यहां पर, इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स आपके 12th क्लास फिजिक्स के वो सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूं मैं। ये लास्ट वीडियो है इस पूरे फिजिक्स के लिए, क्योंकि जो उसके सेकंड फिजिक्स के जो चैप्टर्स थे वो हमने पहले ही अपलोड कर दिए, और ये तो मैं अभी बीच में लास्ट में कर रहा हूं। वो इसलिए कि वो सारे इंपॉर्टेंट मैंने पहले निपटा दिए, और फिर उसके बाद जो अब बच गया छोटे छोटे जो चैप्टर है ये अब मैं कर रहा हूं लास्ट में। तो इसको हम देखते हैं बिना किसी डिले किए। और यहां पर मैंने फिर से क्या किया है कि यहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चंस भी काफी छोटे छोटे हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये किया है कि आपकी जो पीपीटी बनाते टाइम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को एक साथ क्लब कर लिया, जिससे कि हमें जल्दी में पीपीटी बना सकूं और आपको एग्जाम से पहले पहले टाइम रहते हुए सारे पीवाईक्यूज आप तक पहुंच सके, इसलिए। तो देखो यहां पर ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज हमेशा सेम रहता है। देयर इज नो फेज डिफरेंस, है ना, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू यहां पे कितना है 0। जब हमारे पास अगर इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अगर जेड एक्सिस की तरफ प्रोपागेट कर रही है ना, तो ये प्रोपागेशन की डायरेक्शन हो गई। B इज इक्वल्स टू होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अब एक बात देखो यहां पे, जो इस जगह पे प्रोपागेशन की डायरेक्शन z की तरफ है, तो E की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन किसी की भी, किसी एक की x होगी और किसी रिमेनिंग की y होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों ही प्रोपागेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये x है तो y इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और दोनों ही ये z के परपेंडिकुलर हो गए। तो इस तरीके से ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, प्रोपागेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है तो ये क्या हो गया 0, ए आंसर हो गया। E एंड B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेस्पेक्टिवली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन की, प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या होगी जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों, तो उस कंडीशन में क्या होगी, तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रोपागेशन की डायरेक्शन होगी ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी, ये याद रखना। क्योंकि यहां पे हम परपेंडिकुलर तो लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, चलो ठीक हो गया। लेकिन अब जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है वो इधर भी
परपेंडिकुलर आएगी और इधर भी परपेंडिकुलर आएगी, लेकिन इसका जो आंसर वो क्या होगा, वो होगा E क्रॉस B होगा। ये ध्यान रखना आपको, ओके। ये थोड़ी याद रखने जैसी बात है। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज। कौन से, किस टाइप से? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी होता है, नहीं होता। मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये याद रखना, ओके। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका प्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उनका एक जो प्रिंसिपल बेसिक जो होता है ना, थ्योरी जो होती है, वो हमेशा सबकी सेम है। चार्ज हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। अब उसका किस टाइप से वो एक्सेलरेटेड है, किस जगह पे एक्सेलरेटेड है, उसको एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट किस तरीके से किया गया है, वो डिफाइन करता है कि वो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होगी। रेडियो वेव होगी, या आपके माइक्रो होगी, इंफ्रा होगी, विजिबल लाइट होगी, या आपके ये जो रिमेनिंग है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, कौन सी होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इसका मतलब E अपॉन बी। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। E नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता है? ये C के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, लेकिन इसके बाद ऐसा भी आ सकता है, किसी को अगर माथा घूम जाए और मेरे जैसा आदमी कोई पेपर बनाए, तो मैं ऐसा नहीं देता, मैं उसको उस तरीके से देता कि पता चले हकीकत में कि उसको रियल में आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए आंसर इस टाइप से होता है ना। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना, थोड़ा समझने की चीज है ये, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। ये तो आपको यूजेस तो याद करने ही करने हैं। यूजेस सबसे ज्यादा तो आसान है, पहली चीज, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है यूजेस पूछने की। कुछ भी पूछा यूजेस तो आएगा ही आएगा, इस तरीके से, है ना। तो रडार के लिए माइक्रोवेव्स काम में ली जाती है, रडार कम्युनिकेशन के लिए। क्यों ली जाती है, आगे क्वेश्चन आएगा उस समय बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। वाटर प्यूरिफायर्स में से जर्म्स है उनको हटाने के लिए, उनको साफ करने के लिए कौन सी वेव्स काम में ली जाती है? वहां पे आपने पता होगा, वहां पे एक एलईडी लाइट जैसी सी लगी हुई होती है, और वो जो मेंटेनर आता है वो बताता है ये क्या है, बोले ये यूवी लाइट है। तो वो कौन सी हो गई? यूवी रेज वहां पे काम आती है, जर्म्स को हटाने के लिए, पानी का प्यूरिफाई करने के लिए ये आती है। और हम जो आरओ वगैरह यूज करते हैं ना, उससे बेटर होता है यूवी बेस्ड। अगर कोई जर्म्स हटाने के लिए वाटर प्यूरिफायर होता है, उसको जनरली कुछ नए रिसर्च बता रही है वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आरओ तो क्या करता है, जो रिक्वायर्ड मिनरल है ना उनको भी हटा देता है, लेकिन यूवी रेज अपने को पानी को साफ करके दे देता है और उससे अपना काम हो जाता है। तो ऐसा है, और मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर कंफर्म कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मैंने अभी इन दिनों में काफी पढ़ा है, सुना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ये होती है इसकी गामा रेज की। इसमें देखो ऐसा एक सीक्वेंस है, रेडियो, देन माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। जो अपन लाइट होती है ना, जो 7 कलर्स होते हैं उसी को विजिबल लाइट बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। अब ऊपर से नीचे आते हो तो लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और नीचे से ऊपर जाते हो तो लैम्डा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यह है लैम्डा डिक्रीजिंग, और ऊपर जाते हो तो लैम्डा इंक्रीजिंग। फिर आपको पता होगा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू होता है, सी अपॉन न्यू। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू।
तो जब लैम्डा डिक्रीजिंग है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, लैम्डा इंक्रीजिंग है ऊपर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग है। ये आपको याद रखना होगा, कुछ भी आ सकता है ना। लैम्डा को यूज करके क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी को पूछने के चांस कम होते हैं। फ्रीक्वेंसी से तो कोई न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा मोटा आ सकता है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी? दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम। यस, ये तो सही है प्रॉपर्टी, ये तो रिक्वायर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सेम टाइम। फेज जीरो की बात कर रहा है, वो तो होता है। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही बात है, लेकिन आंसर सही नहीं है, बात सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं, पैरेलल थोड़ी होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पूछा था तो कौन सा गलत हो, हमने इसको पढ़ के आंसर देना है। आप सही से पढ़ो और फिर आंसर दो, है ना। देन नेक्स्ट है असर्शन रीजन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तो सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये दोनों ही सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और ट्रांसवर्स नेचर में प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं वाइब्रेशंस, है ना। तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, बी। देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स इन नेचर, ये कोई डबल दो बार हो गया शायद, है ना, पेस्ट, ये तो सेम ही है। देन frequency of electromagnetic wave naturally equal to the frequency of oscillations of charge। देखो जो चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन में भी तो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, तो जितने में वो ऑसिलेशन करेगा सेम उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोड्यूस करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपागेटिंग वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स। जो एनर्जी जितनी सोर्स एनर्जी खर्च करेगा, सोर्स जो है ना जितनी एनर्जी एक्सपेंस करेगा फॉर द ऑसिलेशन, उतनी ही एनर्जी आगे उस वेव की होगी। ये सही बात है बिल्कुल, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ऊपर वाले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो एनर्जी उसके बराबर होना अलग चीज है, वो एनर्जी कंजर्वेशन में आ गया। फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होना वो अलग चीज है ना। तो दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर करेक्ट। Assertion, when the sunshine on our hand we feel energy being absorbed from the electromagnetic waves। जो सनलाइट अपने हाथ पे शरीर पे कहीं पर भी आती है तो वी फील वार्म्स। यस करेक्ट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर मोमेंटम टू आवर हैंड्स बट because C is very large, the amount of momentum transferred is extremely small and we do not feel pressure। ये कह रहा है कि हमारे हाथ में जो लाइट आ रही है उस वो मोमेंटम कैरी करती है, और मोमेंटम जब अपने हाथ पे स्ट्राइक करता है, शरीर पे स्ट्राइक करता है, तो उसका मोमेंटम इतना कम होता है कि हमें फील नहीं होता। ये बात तो सही है। इसका मोमेंटम कितना होता है, C is equals to momentum P, P is equals to U upon C। U मतलब एनर्जी, E upon C भी लिख सकते हो आप इसको, ये होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अलग अलग, अलग मतलब मोमेंटम एक अलग चीज है, एनर्जी आ रही वो अलग चीज है ना। तो इस तरीके से। देन give the ratio of velocities of two light waves of wavelength। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पे, है ना, 4 अलग अलग क्वेश्चन है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि जहां पर इधर ये ईयर चेंज हो रहा है ना, वहां पर ये मान लो क्वेश्चन चेंज है, अलग है ना, बस इतना सा है।
और इधर क्वेश्चन नंबर नहीं है क्योंकि मैं वो जो बुक है उसको थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू रहता है, तो जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे नहीं लाते क्योंकि थोड़ा सा बचना चाहिए इन चीजों से, इसलिए। तो यहां पर ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये हो गया, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव वेवलेंथ इतना एंड इतना ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कितनी तो वेवलेंथ हो, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो, वैक्यूम सेम अगर मीडियम है तो उसका स्पीड क्या होती है, सेम 1:1 होती है, 1:1। ओके, सेम स्पीड, सेम स्पीड इन सेम मीडियम, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, एन एसी सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट बी इफेक्टेड विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सी होती है, जैसे आपके पास ये कैपेसिटर, तो इसके यहां पे जो करंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। अब यहां पे आपने एसी सोर्स लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता होगा कि यहां पर हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/ओमेगा सी। जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। यही तो आना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, तो जो करंट है, करंट क्या होती है, V/एक्स सी होती है, यही है। तो एक्स सी जब यहां पर इंक्रीज होगा तो करंट विल डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पर करंट का मैग्नीट्यूड भी यहां पर डिक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये इसके साथ हो गया, ठीक है। देन डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग z एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये होगा अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसको जब आप डिपिक्ट, मतलब इसको ईएम वेव का डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना, ईएम वेव का डायग्राम बनाना है आपको। और डायग्राम बनाओगे तो कैसे, देखो मैं एक बात बताऊं, इसमें जो आप डायग्राम बनाओ ना वो ऐसा ही बना दो जैसा हमेशा बनाते हो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब प्रोपागेशन की डायरेक्शन इसने बता दी एक्स डायरेक्शन, तो जिधर प्रोपागेशन हो रहा है वो एक्स लिख दो। अब जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ना वो वाई लिख दो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ऑटोमेटिकली जेड जो है वो इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बस इतना सा बताना है। अब इसमें आपको इक्वेशन नहीं पूछी है तो इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, इक्वेशन पूछते तो आप इक्वेशन जरूर लिखते, ठीक है। Name the electromagnetic wave that are widely used to diagnose tool and medicine. Diagnostic tool कौन सा होता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक्स रेज होती है। Name the current which can flow even in the absence of electric charge. Name the current which can flow even in the absence of electric charge. मतलब जिस जगह से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन वो करंट फ्लो कर रही है, उस करंट का नाम बताओ। तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। देखो, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट करता है उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये बताना है।
देखो, डायरेक्ट एक तो आप तरीका बता सकते हो कि भाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस स्पीड से वो करेगा ऑसिलेशन या एक्सेलरेशन करेगा, उससे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो एक प्रॉपर नहीं हो पाया। इसमें आपको ये देखना है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पहली चीज। उसके बाद नेक्स्ट चीज निकल के आती है कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये कहा किसने? ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने। पहला फैराडे ने कहा, दूसरा मैक्सवेल ने कहा। ये आपको याद होना चाहिए। जब इतना याद होता है ना तो उसमें से हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे होती है। तो आप ये लिखोगे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्रिएट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर उसके बाद होता है दूसरा कि वेरिएबल ई फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसको है ना थोड़ा ऑपोजिट लिखते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां से? ये किसने बताया? ये बताया फैराडे ने। और फिर उसके बाद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। तो अब जब एक बार तो चार्ज ने प्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए तो क्या वो एक एरिया फिक्स हो गया ना, फिर वो तो वहीं रहेगा जहां तक उस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट है वहीं रहेगा। उसके आगे कौन संभालेगा? आगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट दोनों आपस में संभाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वेरी करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना वेरी करेगा फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों घटना, दोनों फिनोमिनन एक साथ होते हैं। पहला लॉ फैराडे लॉ से आ जाता है और दूसरा इससे आ जाता है मैक्सवेल्स लॉ से, जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी उससे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार आ गया ना, ये क्वेश्चन आपको अगर 4 बार मिलेगा तो आपको ये वाली स्लाइड रेफर करनी है, स्लाइड नंबर 13, ये आपको देखना है। ठीक है, देन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी काम में आती है? यूवी रेज काम में आती है। एंड आई सर्जरी के लिए कौन सी रे काम में आती है? इसका हमें पता नहीं था अभी तक, लेकिन इसमें काम आती है IR वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स होती है ना, वो यूज की जाती है आई सर्जरी को करने के लिए। ठीक है, तो IR वेव्स है। अल्ट्रावायलेट वगैरह मत ले लेना वरना खराब हो जाएगी सर्जरी, तो होगी नहीं होगी, आंखें और चली जाएगी बेचारे की। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना। अगर इसकी जगह आई सर्जरी की जगह अल्ट्रावायलेट अगर ले लेंगे। एक बात और बताता हूं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात याद आई। अब जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने के टाइम पे वो जो ग्लास लगाते हैं वो बहुत मोटा ग्लास होता है, जो उसको देखने के लिए फिर वो अपने को तो लगता है कि वो हम देख रहे हैं। हम क्या है एक्चुअल में वीडियो में देखते हैं। जैसे आप मोबाइल में अभी तो शॉर्ट्स देखते हो आप, या इसमें देखते हो काफी सारी रील्स आती होगी। वेल्डिंग करते टाइम पे जो वेव्स निकलती है जिसको हम अपनी डायरेक्ट अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, अगर देख लेते हैं 10 सेकंड तो बहुत हो गए, 3 सेकंड के लिए भी देख लेते हैं ना, तो अपनी एक टेम्पररी बेसिस पे रोशनी चली जाती है आईज की, आई साइड चली जाती है टेम्पररी बेसिस पे। ज्यादा अगर देख लेंगे तो परमानेंट भी जा सकती है। कौन किसको?
वो वेल्डिंग करते टाइम पे जो वेव आती है, जो रेज निकलती है उसको, क्योंकि वो जो रेज होती है वो आई आर नहीं, वो यूवी रेज होती है। तो इस चीज को याद रखना, अपने चैप्टर में आ सकता है ये, है ना। यूवी रेज, एक्सरे, वो जो वेल्डिंग के टाइम में निकलती है यूवी रेज होती है और बहुत हार्मफुल होती है अपने आईज के लिए। तो ये एग्जाम के लिए भी याद रखना। और कभी मान लो अपने घर पे या कहीं बाहर जब अपन जा रहे हैं तो कहीं पे वेल्डिंग वगैरह हो रही है तो वहां पर भी ध्यान रखना। अगर कहीं पर वेल्डिंग हो रही है उसको देखना नहीं है बिल्कुल भी, उसको साइड से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे ही वेव्स अपनी विजिबल लाइट से ऊपर की रेंज में जाती है, दीज वेव्स आर मोर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और जो छोटे जो जीव जंतु है, जैसे जो बर्ड्स वगैरह है, उनके लिए तो छोटे वाले वेव्स भी कई बार हार्मफुल होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, रेडियो टावर वगैरह कम लगाओ, ये करो वो करो, ज्यादा इंटेंसिटी का मत लगाओ। तो उसका कारण भी यही है कि ज्यादा इंटेंसिटी के लगाने से उनको हार्मफुल होते हैं। अगर उनको हार्म होगा तो जो फूड चेन वगैरह जो भी जिसको आप बोलते हो, तो वो सारी वेरी करके फिर वो नुकसान पहुंचाती है। फिर हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? क्या इनकी एनर्जी और मोमेंटम होता है? यस, दे डू कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी होती है इनकी एच न्यू, और मोमेंटम पी इक्वल्स होता है ई अपॉन सी। ये आपके पास यहां पर इसका मोमेंटम हो गया। फिर हम बात करते हैं हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड कैसे डिटरमाइन होती है? सी इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी होता है, इस तरीके से डिटरमाइन होती है। इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट इन एन ईएम वेव प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपागेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो ये क्या होंगे? ई फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन वाई और जेड डायरेक्शन। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा एक्स, कौन सा वाई में है, कौन सा जेड में है, लेकिन इतना जरूर है, अगर प्रोपगेशन एक्स है तो इनमें से कोई एक एक्स वाई में होगा और जो रिमेनिंग है वो जेड में होगा। इतना ध्यान रखना है ना। आगे, वाई आर माइक्रोवेव कंसिडर्ड सुटेबल फॉर रडार कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड एज ए रडार कम्युनिकेशन। बिकॉज माइक्रोवेव कैन बी सेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द पाथ। इसको आप बहुत दूर तक भेज सकते हो। क्यों भेज सकते हो? देखो, इसका मैं कारण बता देता हूं। जैसे अगर हमारे आसपास में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है ना, तो वहां पे अगर रेडियो वेव्स बड़ी वेवलेंथ की अगर वेव भेज दोगे ना आप, तो वो बीच में उनका डिफ्रैक्शन हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में पाथ फॉलो नहीं कर पाती है ज्यादा लंबी डिस्टेंस का। तो वहां पर हमें ऐसी वेव चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए बिना पाथ से डेविएट हुए जा सके, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर सके एकदम। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, लेकिन बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो फिर वहां से उनका डेविएट होना पॉसिबिलिटी है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन जो माइक्रोवेव होती है उनकी वेवलेंथ होती है काफी छोटी, तो उनको हम वहां पर स्ट्रेट पाथ कम्युनिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इनको, तो उसके लिए काम में ली जाती है। तो जितनी भी आपकी रडार कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इन दोनों में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, और वो होती है माइक्रोवेव के ही यूज करके। ठीक है, बिकॉज माइक्रोवेव can be sent in
ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन इन स्ट्रेट लाइन। और यहां पर एलओएस, एलओएस का मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहां, एक तो रडार कम्युनिकेशन में होता है, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। रडार कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मैंने इतना सारा लिखवा दिया है आपको कि इससे कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे काम हो गए। तो रडार एयरक्राफ्ट नेविगेशन हो गया, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप जानते हो जो सीधा सैटेलाइट फोन वगैरह आते हैं वहां पे माइक्रोवेव काम में ली जाती है। और जो आपके एफएम है, एएम है, अपने टेलीविजन है, और जो आपके डिश टीवी वगैरह आता है वहां पे काम में ले जाता है रेडियो वेव। मोबाइल के लिए भी रेडियो वेव, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि रडार हो गया और सैटेलाइट हो गई, वहां के लिए माइक्रोवेव यूज ली जाती है। हम इनके अलावा जो और हाई एनर्जी की वेव उनको भी काम में तो ले सकते हैं, लेकिन फिर जरूरत नहीं है तो क्यों इतना एनर्जी खर्च करें। हमारा जब कम एक माइक्रोवेव में काम हो रहा है तो हम क्यों दूसरी को काम में लें। तो ये इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन अक्रॉस द प्लेट। तो आपको पता है आई डी इज इक्वल्स टू आई सी, हेंस आई डी इज ऑल्सो 0.25 एम्पियर, सेम होगी इस वजह से। नेक्स्ट इज टू विच पार्ट of the electromagnetic spectrum does a wave of frequency 5 into 10⁻19 hertz belongs। कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कौन सी रेंज से ये बिलोंग करती है। अब इसका तो फ्रीक्वेंसी याद करे तभी काम बनेगा, है ना। तो ये करती है अपने पास एक्स रेज। एक्स रेज होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻19 के आसपास होती है। 10⁻16-17 के आसपास होती है यूवी रेज की। ये 19 तो 17-16 के आसपास यूवी रेज होती है। 10⁻14 के आसपास की होती है लाइट वेव की, जो विजिबल लाइट होती है उसकी। तो ऐसा याद रखना होता है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। देखो आप एक सीक्वेंस याद कर लो, जैसे वेवलेंथ की याद कर रखी है सपोज मैंने। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ याद है, रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, है ना। तो फिर बाकी सारे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अब यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, तो डिक्रीजिंग लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तो अगर लैम्डा का पता है तो ये ऑटोमेटिकली लिख सकता हूं। लैम्डा डिक्रीजिंग पता है तो ये इंक्रीजिंग लिख दूंगा क्या। तो इसमें सबसे पहले आएगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो की। माइक्रो इज लेस देन इंफ्रा, इज लेस देन अल्ट्रा, इज लेस देन गामा रेज। गामा रेज ऐसे, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद है ये देखो आ ही गया, वेल्डर वियर स्पेशल गोगल्स फॉर फेस मास्क विद ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेम द रेडिएशन एंड राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो नेम क्या है, यूवी रेज, और फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो आपको याद करनी है, वो आपको पढ़नी है खुद को, वो आप देख लेना, है ना। फ्रीक्वेंसी खुद से लिखना। देन कैपेसिटर हैज बीन चार्ज बाई ए डीसी सोर्स।
व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। ये देखो यहां पे पूरा जो क्वेश्चन है ना एकदम शानदार बड़ा क्वेश्चन बन रहा था ये, लेकिन इसने एक स्टेटमेंट लास्ट में दे दिया फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज होने के बाद में क्या है, बाद में कुछ नहीं है। फुल्ली चार्ज होने के बाद कंडक्शन करंट भी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो, दोनों जीरो जाती है जब कैपेसिटर कंप्लीटली फुल्ली चार्ज हो जाता है उस केस में। आगे देखते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर एंड रिलेटिव टू द प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन। तो ई फील्ड एंड बी फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये यहां पे आ गया, अब आ गया, मैं जब जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेना इसको, और क्या है ना। देन नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच मेंटेन द अर्थ वार्म। अर्थ को गर्म रखने के लिए, अर्थ को वार्म करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम में आती है, पता है क्या? आईआर वेव्स, या आप इनको इंफ्रारेड भी बोल सकते हो। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करती है। ये क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ये। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे आप सुनो इस चीज को, जो सनलाइट है, सनलाइट इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस एंड अर्थ सरफेस गेट हीटेड एंड हीटिंग अर्थ सरफेस और वार्म अर्थ सरफेस radiates some amount of infrared waves in daytime, and these infrared waves are absorbed by the molecules of gases present in the air environment, और जो आप इसको एटमॉस्फेयर बोलते हो, एटमॉस्फेयर। एंड इन नाइट टाइम these molecules keep warms आवर एनवायरमेंट और अर्थ सरफेस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ में रात का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। और -18 डिग्री सेल्सियस समझते हो, हम सुबह उठते तो नहीं, हम जमे हुए उठते, और जमे हुए होते तो फिर उठ नहीं सकते, ध्यान रखना, है ना। तो अर्थ को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आईआर वेव्स होती है। और आईआर वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है? सनलाइट अर्थ पे आती है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस गर्म होता है, कोई भी हॉट बॉडी, एक नॉर्मल हॉट बॉडी आईआर वेव्स प्रोड्यूस करती है। और आईआर वेव्स प्रोड्यूस करने से फिर वो आईआर वेव जब वापस आती है तो एनवायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स, और वो जो गर्मी है वो रात को काम आती है अगले दिन सुबह तक। अगर ऐसा नहीं हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, रात का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, -18 तक हो जाएगा। तो फिर आप कहोगे सर फिर तो अच्छा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगी, एनवायरमेंट की ज्यादा पार ही नहीं जाने देगी, तो फिर वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो ज्यादा गर्म भी सही नहीं है, कम गर्म भी सही नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी अर्थ पर जो लाइफ है ना, वो बहुत क्रूशियल है। कैसे? हम कोई भी, चाहे इंसान हो, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, उनको जीवन जीने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए एक फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, रेंज ऑफ प्रेशर चाहिए, और रेंज ऑफ उनको जो वाटर है, ये सब है, रेनी सीजन वगैरह सब कुछ चाहिए, एक बैलेंस्ड कंडीशन चाहिए। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर तो इतना है लेकिन जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेयर की जगह 2 atm के बराबर हो जाए, फिर क्या होगा? जो अपना कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, उसके अंदर 2 atm से लेकर 3 atm के बीच की, उसके अंदर अंदर ही होता है प्रेशर। ऐसा नहीं कि उसके अंदर 150 atm के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता। तब देखो 2 atm अगर हो जाता
तो हम तो कुकर के अंदर पक जाते इतने में। तो ये चीजें होती है ना। हो सकता है फिर कुछ और होता, फिर हम भी क्या है, हम भी कोई आदमी की जगह आयरन मैन होते, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो फिर कुछ भी होता, लेकिन हमारे लिए जो कंडीशन है वो काफी आ, एक फेवरेबल होनी चाहिए, बैलेंस्ड कंडीशन होनी चाहिए, वहीं पर हमारा लाइफ पॉसिबल है। एंड सेकेंड इज विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स है ना। नेक्स्ट, a plane electromagnetic wave travel in vacuum along z axis, what can you say about direction of electric field and magnetic field? तो they, शॉर्ट में लिख देता हूं, they exists in x और y एक्सिस। z एक्सिस के अलग तो प्रोपगेशन है, तो ये दोनों x और y एक्सिस की तरफ रहेंगे। अब देखो हाई, next is how are radio waves produced? Radio waves are produced by rapid accelerating and deceleration of electron in aerials. By rapid acceleration and deceleration ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। अब इसमें देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्रोडक्शन है ना, वो अभी काफी पहले आया हुआ काफी कुछ है ना। पहले प्रोडक्शन के बारे में खूब सारा आता था, ज्यादा आता था, लेकिन अभी रीसेंट जो पैटर्न है वहां पर आपको यूजेस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज में आप थोड़ा प्रोडक्शन से ज्यादा उसके यूजेस के ऊपर फोकस करें, उसके वेवलेंथ के ऊपर फोकस करें और सीक्वेंस के ऊपर फोकस करें। ये मैं आपको कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है, आपने अच्छे से स्टडी की हुई है ऑलरेडी, तो आप उसको यूजेस, उसके प्रोडक्शन को भी देख सकते हो, लेकिन जो यूजेस है ना, दैट आर मोर इजी एंड मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इस चीज को आप थोड़ा सा बैलेंस करें, इस चीज को ध्यान रखना कि आपको लगेगा सर इतने 15 प्रकार की तो 7-8 प्रकार की तो वेव है और सबका प्रोडक्शन अलग अलग याद करेंगे। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोकस आपको यूजेस पर ज्यादा करना चाहिए। रिसेंट पिछले 6-7 सालों से प्रोडक्शन का तो एक नॉर्मल कॉमन सा है कि ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, बाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और बाई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब ऑसिलेशन का या एक्सेलरेशन का, या एक्सेलरेशन भी होता है, रिटार्डेशन भी होता है। अब इनका सोर्स क्या है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वेव हो रही है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है ना। राइट टू यूजेज ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के लिए तो रडार कम्युनिकेशन एंड माइक्रोवेव ओवन, ओवन एंड रडार, ये आपके हो गए। ओवन कुकिंग हो गया ना, कुकिंग हो गया, इन कुकिंग इन ओवन एंड रडार। राइट टू यूजेज ऑफ आईआर, आईआर के लिए एक तो नाइट विजन, नाइट विजन कैमरा के लिए हो गया, और एक इसको हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए हो गया, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए हो गया, और जो नाइट विजन कैमरा वगैरह में ये यूज होता है। राइट टू यूजेस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के लिए एक तो हो गया मेटल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, है ना, तो स्टडी ऑफ मेटल स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक मेडिकल डायग्नोस्टिक, मेडिकल डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस, इसमें होता है एक्सरे का। सबसे फेमस है ये, तो हर कोई जानता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल? फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी तो ये है, तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज। जो चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही होगी। तो इसकी भी 10⁵ हर्ट्ज ही होगी जो प्रोड्यूस होने वाली वेव है। और इस वेव का नाम पूछ ले तो इस वेव का नाम होता है रेडियो वेव। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हो गई ना, अब हमें ज्यादा इसमें हर एक क्वेश्चन को इतना नहीं करना पड़ेगा, कुछ कुछ को करना पड़ेगा। हाउ आर इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस्ड?
इंफ्रारेड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये बता रहा है, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ की रेंज भी बतानी है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा इन दोनों का। तो इनके लिए आपको ये देखना है कि व्हाट इज द हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस कैसे होती है ये, बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। एक तो ये इसका है, और दूसरा है बाय हॉट बॉडीज, ये इजी वाला है। जैसे देखो आपने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो वहां पर अगर कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से फर्स्ट वाले में आता था तो यूवी रेज प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में अगर आता है, ऊपर से सेकंड वाले में अगर आता है ना, ऊपर से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स से सेवन से अगर सेकंड वाले में आएगा तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस होगी। विजिबल लाइट का मतलब बामर सीरीज होगी वहां पे। और अगर थर्ड में आता है, फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स से सेवन से, उसके ऊपर वाले से थर्ड में अगर आएगा तो फिर वहां पर ये प्रोड्यूस होती है, आईआर वेव्स प्रोड्यूस होती है वहां पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक ढंग से स्टडी करते तो अपने आप रिलेट होती है चीजें। फिर उसके बाद है व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की जो रेंज है वो आपको वहां पर फिर लिख देनी है, जो नियरली शायद 10 -3 से स्मॉलर होती है, स्मॉलर देन 10⁻³ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। तो शॉर्टेस्ट किसकी होती है, एक्सरे की होती है, एक्सरे हो जाएगा ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 के आसपास है ना, वो होती है एक्सरे की होती है। इसका भी एक्सरे है और इसका भी एक्सरे है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी किसकी होती है इनमें से, देखो सबसे बड़ी इनमें से होती है रेडियो वेव, तो फर्स्ट एक नंबर पे ही आएगा सबसे बड़ी। और उसके बाद होती है ब्लू लाइट का मतलब विजिबल लाइट, तो उसके बाद विजिबल लाइट ने इंफ्रारेड की दूसरे नंबर पर होती है, फिर ब्लू लाइट, और उसके बाद एक्सरे फोर्थ पे आएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया जो मैंने यहां पे लिखा है ये वाला, है ना। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा कौन पेनेट्रेशन कर सकता है, सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन वो कर सकता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसका नाम है, ये सारी प्रॉपर्टी एक जो महान वेव में है, उस महान वेव का नाम है क्या, मैंने गामा रेज, ये गामा ऐसे बनता है ठीक है। तो गामा रेज होती है जो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर, सबसे कम पेनेट्रेशन पावर किसकी बताओ, रेडियो वेव्स की। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसको एब्जॉर्ब करता है, यूवी रेज को करता है भाई, है ना। ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो यूवी रेज अर्थ पे आती है, और यूवी रेज करते क्या, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और स्किन प्रॉब्लम भी कौन सी, टैनिंग जो है ना, वो यहां पे क्रिएट करती है। ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने स्किन पर टैनिंग कौन प्रोड्यूस करती है, यूवी रेज ऑफ सनलाइट। तो यहां पे ब्यूटी पार्लर वालों का भी फायदा है अगर यूवी रेज आए तो, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार सिस्टम, माइक्रो। इसका तो माइक्रो, ये तो याद हो जाएगा अब, है ना, ये तो याद हो जाएगा, इतनी बार आ गया, सबको पता है, सबको याद है भी। द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, राइट इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसकी कैंसर सेल में कौन सी काम आती है, गामा रेज। गामा रेज को कैंसर को ठीक करने के काम आती है, कीमोथेरेपी वगैरह जो है वो वहां पे यूज करते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज्यादा नियरली
10 19 के आसपास की होती है इसकी, 10 17 से लेकर 19 के आसपास, 10 17 से 10 19 की रेंज में होती है, और उससे ऊपर भी चली जाती है, ठीक है। इन व्हाट वे, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज है ना, ये आपको खुद को करना है, ये क्या याद रहता नहीं है, तो ये आपको देखना है ना। सब में दो दो का डिफरेंस आता है, एक याद कर लो फिर दो दो इंक्रीज करते हुए चलो, सीधी सी बात इतनी है। और बीच में अगर एक दो नंबर आगे पीछे भी हो जाए, मान लो उसकी रेंज है 16 से लेकर 20 के बीच में, आपने लिख दिया 15 से 19 के बीच में, तो कोई गलत नहीं करेगा, आपका वो क्वेश्चन वहां पे सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपके 70 आउट ऑफ 70 आ रहे होंगे ना, तब फिर वो फ्रीक्वेंसी रेंज एग्जैक्ट सही होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वहां से वो आधा नंबर कहीं ना कहीं से उड़ा देंगे और आपको 69 पे लाके छोड़ देंगे। ये होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जहां पे मैं जैसे मान लो ये आंसर शीट चेक वगैरह करता है ना, उन टीचर्स में कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत क्या होती है कि जब आंसर शीट चेक होती है तो उसको एक फर्स्ट पर्सन चेक करता है, फिर उसके लिए असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता है वो चेक करता है, फिर उसके बाद हेड एग्जामिनर होता है वो चेक करता है, उसके बाद वो 70 आउट ऑफ 17 की लिस्ट बनती है, और उसके बाद में भी ऊपर वो आंसर शीट अपलोड होती है तो बच्चे मंगवा सकते हैं। तो वहां पर फिर स्क्रूटनी होने के डर से कई लोग क्या करते हैं कि यार एक काम करो, एक नंबर कहीं से उड़ा दो, कोई स्क्रूटनी वगैरह कुछ नहीं होगा। तो वो एक 70 मार्क्स लाने के लिए बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम प्रॉपर जानी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन वो टीचर में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो वो आंसर शीट चेक कर रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप देखोगे 69 68 तो बहुत लोगों के आ रहे हैं, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 कुछ गिने चुने कुछ लोगों के ही आते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 70 आउट ऑफ 70 देने के लिए टीचर को भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और जनरली फिजिक्स के टीचर आपको पता ही है कि इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 के लिए हाईलाइट में नहीं आना चाहता कोई भी। और बाकी सब्जेक्ट का तो देखो मैं क्या ही कमेंट करूं, कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये चीजें। जब किसी बच्चे के 69 भी आते दिखते हैं ना, तो ये दिमाग में रहता है सर इसका एक नंबर और काटो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्क्स पूरे जितने आने हैं डिजर्विंग पूरे आने चाहिए, चाहे आप 69 नहीं आप 60 ही दे दो, लेकिन डिजर्विंग 60 तो 60, डिजर्विंग 70 तो 70। ऐसा नहीं कि आधा नंबर इसलिए उड़ा दो कि किसी को देना ना पड़े जवाब, है ना, ऐसा भी होता है। देन विच पार्ट ऑफ द, तो ये राइट इज फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव, then in what way are the direction of electric and magnetic field vector representing electromagnetic wave related to each other? Perpendicular, E and B are perpendicular and also perpendicular to propagation। ये हमने बहुत बार आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ज्यादा इसको नहीं करना। एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन of an electromagnetic wave in terms of peak value of electric and magnetic field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, दोनों का रेशियो C के बराबर होता है। आगे अब 2 मार्क्स क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखो। हाउ आर इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस्ड, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है ये बताया था मैंने आपको, है ना। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स और बाई हीटिंग या बाई हॉट बॉडीज, बाई हॉट बॉडीज। जैसे अर्थ सरफेस हॉट होता है ना, दिन में गर्म हो जाता है, उस टाइप से। और यूवी रेज भी हॉट बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन डिफरेंस ये इतना है कि यूवी रेज की जो हीट है वहां पे उसका टेम्परेचर बॉडीज का बहुत ज्यादा होता है, लाइक सन, सन से यूवी रेज भी प्रोड्यूस होती है, और अर्थ से इतना गर्म नहीं होती, तो अर्थ से
गामा रेज प्रोड्यूस होती है। जहां पे हम वेल्डिंग करते हैं वहां पर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट होती है, तो वहां पे भी यूवी रेज प्रोड्यूस होती है। हाउ एक्सरेज प्रोड्यूस, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्सरे इज ए इंपॉर्टेंट वेव। तो ये आप इस तरीके से कह सकते हो, बाय स्ट्राइकिंग एन एन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हेवी मेटल। जो आपके पास कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हेवी मेटल से हिट करोगे तो फिर वहां पे एक्सरे प्रोड्यूस होगी। जस्ट लाइक कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसको निकल से टकराओगे आप तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है ना। गिव टू यूजेस, तो यूजेस तो आपके पास क्या हो गया, एक तो मेडिकल यूज हो जाता है, और उसके बाद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल दो, सॉलिड की स्ट्रक्चर बोल दो, ये ज्यादा ज्यादा सही होगा, है ना। स्टडी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देन आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट इट्स वेवलेंथ रेंज विच इज यूज टू किल जर्म्स। तो यूवी रेज, यूवी रेज होता है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻8 या 9 -7 मीटर ही होती है क्या? हाँ, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर की रेंज में इसकी वेवलेंथ होती है। नेम द सोर्स ऑफ दीज रेडिएशन, सोर्सेज ऑफ दीज रेडिएशन कहां से प्रोड्यूस होती है? बाय एटॉमिक ट्रांजिशन, इसका भी वही है, बाय एटॉमिक ट्रांजिशन। देखो बताऊंगा कैसे है भाई, बाय एटॉमिक ट्रांजिशन इन लाइमन सीरीज होती है ना, लाइमन सीरीज होती है इसमें, है ना। ये थोड़ा ज्यादा ही डॉक्टर वाली लैंग्वेज आ गई, बाय लाइमन सीरीज। और इसका एक और होता है वेरी हॉट बॉडीज, वेरी हॉट बॉडीज का मतलब लाइक सन, वेल्डिंग, वहां से प्रोड्यूस होती है ये यूवी रेज। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में माइक्रोवेव को यूज क्यों क्यों करते हैं? बिकॉज पहले तो इसका देखते हैं, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स में दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दे कैरीज एनर्जी, दे कैरीज momentum, and when an electromagnetic wave strike on the surface they transfers momentum but value is very small। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक तो ये हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रो रडार सिस्टम के अंदर जो काम होता है ना यहाँ पे, ये क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आपको सुन, जैसे आपने सुन लिया तो नोट बना लो, याद कर लेना। तो क्योंकि कैन दे कैन ट्रेवल स्ट्रेट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टेट चल सकती है, तो इनको वहां पे उसमें काम में ले सकते हैं आप, इसमें रडार सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर तो आप कैन मूव इन मैकेनिकल ट्रांसवर्स नेचर होता है, ये नेचर होता है, वो नेचर होता है, हजार लिख सकते हो इसके लिए, तो है ना। 4 से 5 प्रॉपर्टी याद कर लो, जो चाहे वो लिख देना। देन what is the displacement current, how it is different from a conduction current। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है बताया क्या? करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स है वो ध्यान रखना, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट. And how it is different from conduction current? कंडक्शन करंट चार्ज फ्लो होने के कारण होती है. आईसी क्या होती है? आईसी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज. और आईडी ये होती है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरी करने के कारण फ्लो होती है आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, और आईसी चार्ज फ्लो होने के कारण होती है. तो ये इस दोनों का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया है ना. देन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ इज फ्रॉम अबाउट. ये रेंज दी हुई है तो 10⁻12 से 10⁻8, तो नियरली 10⁻10 किसमें? एक्सरे. ये एक्सरे 10⁻, अब देखो ये 10⁻10 से 10⁻−10 से भी नीचे ले जाते ना तो हम गामा रेज लिख देते, लेकिन 10⁻8 तक आ गए तो ये एक्सरे है. और 10⁻7 से -8 के आसपास में यूवी रेज होती है, 10⁻7 के आसपास में गामा रेज होती है, इसलिए है ना. तो ये 10⁻3 to -1 ये माइक्रो, ये तो आपको उसमें टेबल में देखना पड़ेगा. और 1 यूज ऑफ ईच ये मेडिकल में, मेडिकल डायग्नोसिस, और इसमें आपका रडार हो गया और कुकिंग हो गया, रडार एंड कुकिंग. गामा रेज एंड रेडियो वेव्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी इन फ्री स्पेस. डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन एंड मैन एप्लीकेशन. इनका ओरिजिन बताओ, ओरिजिन एंड मैन एप्लीकेशन. तो गामा रेज का ओरिजिन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में होती है गामा रेज प्रोड्यूस. और जो आपकी कौन सी? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव एक्सिलरेटिंग एंड डी एक्सिलरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इसका सोर्स है. और इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन अगर इसका देखोगे तो ट्रीट कैंसर, ट्रीट कैंसर. और इसको रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन में काम ली जाती है, कम्युनिकेशन में काम आती है ये, है ना. इसको भी ध्यान रखना. आगे कंपेयर द फॉलोइंग. क्या कंपेयर करना है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड रेडिएशन री-रेडिएटेड बाय अर्थ. सोलर रेडिएशन से जो लाइट रेज एब्जॉर्ब की जाती है उनका वेवलेंथ, और जो वहां से लाइट रेज निकलती है उसका वेवलेंथ. जो एब्जॉर्ब होती है ना वो कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन किसका होता है? एब्जॉर्ब ये होती है यूवी रेज. क्योंकि यूवी रेज भी बहुत ज्यादा टाइप की होती है, 3-4 टाइप की होती है, जिसमें एक तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, एक थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी की होती है. तो जो कम फ्रीक्वेंसी वाली है वो ओजोन लेयर को क्रैक करके उसको पेनेट्रेट करके यहां तक आ जाती है, और वो अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी बना लेता है ना. और जो रेडिएट करती है, री रेडिएट या रेडिएट जो करती है ना, वो क्या होती है? आईआर वेव्स होती है. अब इनका जो भी वेवलेंथ होता है उनको आप कंपेयर कर देना. टैनिंग इफेक्ट, ये देखो टैनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्किन बाय यूवी रेडिएशन इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड दैट कमिंग थ्रू द ग्लास विंडो. तो जो टैनिंग इफेक्ट होता है ना, इसका एक तो डायरेक्ट अपनी स्किन पे आती है उससे, और एक ग्लास विंडो के थ्रू आती है उससे. तो जो डायरेक्टली आती है ना उससे हाई होता है, डायरेक्ट जो आती है उससे हाई होता है, और जो ग्लास के थ्रू आती है ना उससे नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है वहां पे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है.
ग्लास विंडो के अंदर अगर हम हैं तो वहां पे फिर उसका यूवी रेज का इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो सनग्लास वगैरह हम लगाते हैं, गोगल्स वगैरह हम लगाते हैं, तो वहां से हमारी आईज को बहुत प्रोटेक्शन होता है। सन ग्लास, गोगल्स, पोलराइज्ड ग्लास, ये हमें गर्मी के टाइम पे एटलीस्ट सभी को लगाने चाहिए। अपने आईज को प्रोटेक्ट करना हमारा बहुत जरूरी काम है। तो उसमें कोई फैशन की बात नहीं है कि कोई फैशन कर रहा है, मैं तो इस चीज को अच्छा मानता हूं कि वो अपने आईज के लिए सोच रहा है, प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है अपने बॉडी को किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से, तो वो आपको थोड़ा करना चाहिए। और टैनिंग वाला तो आप समझ ही गए, तो ठीक है। हाउ इज द इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? तो ये इसको कैसे आपने मॉडिफाई किया? तो पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? ये होता है B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ऐसे होता है ना। और ये कौन सा होता है? आई सी होता है यहां पे कंडक्शन करंट। पर इन प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और आई डी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। और वेर आप लिख सकते हो डी फाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू आई डी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई है ना। तो ये इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है इसको, तब डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर काम आती है। इसका आप देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसका डेरिवेशन भी कर देते हो तो भी चलता है। ओके, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव्स? तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको मैंने लिखवाया था, वहां पे आपको पता होगा कौन सी जगह लिखा था। आज तो पता ही नहीं चलेगा, हमने सारा कुछ लिखा ही लिखा है ना। मैं देख के देखता हूं फिर भी। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 13th नंबर स्लाइड पर है, ये इसका है ना 13th नंबर पर है, तो आप वहां पर इसको देखना। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसको 13th नंबर पर है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यह है एनर्जी ऑफ या एनर्जी एक्सपेंस ऑन या एक्सपेंस बाय ईएम वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स। जो ईएम वेव प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स होता है ना, वो सोर्स जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितनी एनर्जी खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा, दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स। ये सिंपल सा ये है। और ऊपर वाले का अपन को 13 नंबर पे देखना है। A capacitor made of two parallel plates, each area A and separation D is charged by a external DC source. एक्सटर्नल डीसी सोर्स पूछा है यहाँ पे, है ना। एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, तो वहां पे आपको कितना, दोनों में करंट सेम होगी। शो दैट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज चार्जिंग करंट। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू चार्जिंग करंट के बराबर इक्वल प्रूफ करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट का पहले, सबसे पहले कंडक्शन करंट देखो आप। कंडक्शन करंट क्या का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है I इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। यही होता है, मतलब जितना चार्ज फ्लो होकर प्लेट के ऊपर गया उतना चार्ज डिवाइडेड बाई टी, ऐसा होगा। अब हमें आईडी जो होती है ना, आईडी को भी इसी के इक्वल प्रूव करना है। तो अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। आप लिख सकते हो अब डिस्प्लेसमेंट करंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी? आईडी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी।
हम ये कर रहे थे कि नहीं। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई की वैल्यू होती है हमारे पास E इंटू ए। तो आई डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। और दूसरी एक और बात आ गई यहां पे, E इंटू ए अगर फ्लक्स है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। अब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट जब लिख दिया ना, तो आप इसको यहां से लिख दोगे आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इसका भी बाहर चला गया, और डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स टू आई डी, और विच इज इक्वल्स टू आई सी, हैंस प्रूव। इस तरीके से तो दोनों करंट तो सेम हो गई। अब दोनों चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, ये वो वाला चार्ज है जो उस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, किसी भी एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया वो ये है। और ये वाला चार्ज कौन सा है, ये वो चार्ज है जो उस प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है। और प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट कितना होगा, जितना वायर के किसी पॉइंट से फ्लो होगा वही तो होगा वहां पे। तो दोनों सेम है, एंड दिस मेंटेन्स द कंटिन्यूटी। ये जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है आगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं यहां पे, इसके अंदर क्या है, ये डीसी सोर्स है, इसके अंदर एसी सोर्स भी आ सकता है। अगर ये एसी सोर्स में आ जाए, इफ एसी सोर्स इंस्टेड ऑफ डीसी, डीसी की जगह एसी सोर्स हो जाए तो हमारे पास देखो क्या होगा, आईसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी, ये होता है हमारे पास। और आपने यहां पर ये लगा रखा v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये c है। तो यहां पे q कितना आता है, c इंटू वी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये यहां पे आ जाएगा d ओवर डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया कि नहीं। तो यहां पे आई सी की वैल्यू आ जाएगी सी वी नॉट तो कॉमन, और इसका आ जाएगा कॉस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा यहां पर एक इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये इसकी कंडक्शन करंट की वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास आई डी इज इक्वल्स टू क्या है, ये हो जाएगा डी फाई ई ओवर डी टी, और ये एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई का मतलब ई इंटू ए ओवर डी टी, और ई इंटू ए अगेन, ई इंटू ए जो है हमारे पास वो अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास और जो ई है यहां पर, वो ई भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेरिएबल है, क्योंकि सोर्स का वोल्टेज वेरिएबल है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ए, तो यहां पे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले आओ और आपका काम फिर से वहीं जाके खत्म होगा ये। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सी वी नॉट तो पहले, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा आई डी, हैंस प्रूफ। इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आ गया। तो एसी सोर्स से भी कर दिया हमने, और हमने डीसी से भी कर दिया, इस तरीके से पूरा हो गया। आगे देखते हैं, वाई आर इंफ्रारेड वेव ऑफन कॉल्ड हीट वेव। इनको हीट वेव क्यों बोलते हो आप, क्योंकि दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट व्हेन फॉल ऑन ए सरफेस।
किसी भी सरफेस से पड़ने पर वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम? वो ट्रांसपोर्ट मोमेंटम करती है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि दे ट्रांसफर मोमेंटम व्हेन इंटरेक्ट विद सरफेस। वो सरफेस से इंटरेक्ट करने पर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, इतनी सी बात है। उसके बाद क्या है? गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन इन न्यूक्लियर इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन। तो गामा रेज है और यूज कैंसर ट्रीटमेंट। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिव वन एग्जांपल ईच इलस्ट्रेट सिचुएशन वेयर डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, ओनली कंडक्शन करंट बट नो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये है ना आपका चार्ज, जो कैपेसिटिव सर्किट है, जो आपका कैपेसिटिव सर्किट है वहां पे। तो इस इन द वायर इन या एट कंडक्शन वायर, है ना? तो यहां पर तो क्या है? अच्छा, ये अपन ने पहले सेकंड वाला कर दिया। तो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, तो बिटवीन प्लेट्स, इसका हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में ही होगा। और सेकंड, कंडक्शन वायर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में कंडक्शन वायर हो जाएगा, ठीक है? इतना सही है। फिर उसके बाद गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ये हो गया अपना, और ये हो गया, ये हो गया, जस्ट अभी लास्ट किया ही है, ये 24th पर ही है ये। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ एज, जिनकी वेवलेंथ यह है, ये वाली क्या हो गई? एक्सरे। हमने जस्ट अभी आया था ये थोड़ी देर पहले, ये माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव होगी। राइट वन यूज फॉर ईच। हाउ डज ऑसिलेटिंग, इनकी यूज लिख दोगे। हाउ डज ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कर लिया था हमने। 13th नंबर पे किया था शायद, ये 13th नंबर पे ही था क्या? हाँ, 13th नंबर पे ही था। और स्केच स्मैटिक डायग्राम डिपिक्टिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका ईएम वेव का डायग्राम है। उसके बाद हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, ये हो गया था अपना ऑलरेडी। हाउ डू यू कन्विंस योर सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? तो एनर्जी एंड मोमेंटम का तो हमने बता ही दिया कि व्हेन दे इंटरेक्ट विद अ सरफेस देन दे ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये उसका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? माइक्रोवेव 1 नंबर पर, उसके बाद इंफ्रारेड 2 नंबर पे, देन अल्ट्रावायलेट 3 नंबर पे, गामा रेज 4 नंबर पे। राइट वन यूज लिख दोगे। माइक्रो, रडार, कम्युनिकेशन। इंफ्रा पे कहां आएगा? इंफ्रा कहां पे आएगा? ये हीटिंग इफेक्ट के लिए, या नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन कैमरा ज्यादा सही है। नाइट विजन कैमरा। जो रिमोट वगैरह होते हैं ना, आपके घर पे आपने देखा होगा, टीवी रिमोट वगैरह जो होता है वो भी आईआर ही होता है, ये ध्यान रखना इसका। टीवी रिमोट ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।
यूवी रेडिएशन, तो यूवी रेडिएशन तो आपका किलिंग जर्म्स फ्रॉम वाटर, और ये कैंसर सेल, कैंसर ट्रीटमेंट, ये याद ही हो गया होगा इतने में तो। राइट वन यूज ईच ऑफ टू देम, तो ये हो गया वन यूज भी। देन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी वी ड्रॉ स्केच, ये डायग्राम है ईएम वेव डायग्राम। हाउ आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c is equals to E naught upon B naught, E naught upon B naught. अब capacitor is being charged by connecting DC source along with an emitter. Will the emitter shows momentary deflection during the process of charge? इसका प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में यस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा उसमें। इफ सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एंड रिजल्टिंग कंटिन्यूटी? तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन किसके कारण आ रहा है? कंडक्शन के कारण आ रहा है। और डिफ्लेक्शन एंड रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट, कंटिन्यूटी करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट द एक्सप्रेशन, तो इसका आप डेरिवेशन कर देना ऑफ आईडी, डेरिवेशन कर देना, वही इसका काम है, वही इसका आंसर होगा। तो ये हमने यहां पर इसको पहले कर भी रखा है, या फिर ये जो है ना 21 नंबर पे इसके लिख रखा है वो हो जाएगा। आगे व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर इज चार्ज बाय डीसी, ये हम कर चुके हैं। नो करंट फ्लो, हाउएवर व्हेन एसी सोर्स इज यूज्ड करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, हाउ डज वन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वो है डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन है ये। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेडिएशन ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट में रडार, स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे बोला था ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर आती है तो एक्सरे आ गया। फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज लिखने दोनों की, ठीक है। ड्रॉ द स्केच डायग्राम ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ईएम वेव डायग्राम आ जाएगा इसमें, ईएम वेव डायग्राम। फिर है रेंज, अरेंज द फॉलोइंग इन रेडिएशन, वही है, हम इसको कर चुके हैं कई बार। राइट टू यूजेस ऑफ दीज, तो इनके दो दो, जैसे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था ना वहां पे एक एक यूज पूछा था, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो दो यूज पूछ लिया, तो कर देना। माइक्रो रेडियो वेव 1 नंबर पे आएगी, माइक्रोवेव 2, एक्सरे 3 एंड गामा रे 4, तो अब इनका फिर यूजेस लिख देना। हाउ एक्सरे प्रोड्यूस, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है बताया था हमने कि बाय स्ट्राइकिंग है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हेवी मेटल एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड। राइट देयर 2 इंपॉर्टेंट यूजेस, मेडिकल में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। हाउ आर इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस, आईआर वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? इन द इंटर एटॉमिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का इंट्रा एटॉमिक ट्रांजिशन होता है उसके ऑर्बिट्स के बीच में। राइट देयर 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हो जाएगा। हाउ माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस्ड, माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होगी है? इन द क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन जो होते हैं ना वहां पे ईएम वेव्स, ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। राइट देयर 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हो जाएगा। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन अब आए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ दिस करंट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट, a capacitor is being charged by source of EMF justify continuity। जस्टिफाई कंटिन्यूटी में मतलब ये है, ये वाली जो चीज है ना ये, इसका मतलब है आई सी इक्वल्स टू आई डी, इसका प्रूफ है ये इसका प्रूफ है। फिर उसके बाद क्या है? कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय ईएमएफ, तो ये इसी का हो गया। हाउ दिस डिफरेंट, डिफरेंट कैसे है?
IC ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज और ID ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। ये इस कारण है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो ही जाएगी, कर ही दोगे, कुछ भी नहीं है, अब बचा ही नहीं है कुछ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर कंसिडरेबली इन मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। In the interaction of matter, they transfer momentum to the substance। आपको ये बताना है ना। ट्रांसफर मोमेंटम टू द मैटर और टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन द इंटरेक्शन। ये ध्यान रखना है ना। फूड आइटम टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर। मस्ट कंटेन वाटर का मतलब यह है कि जब आपके पास जो माइक्रोवेव ओवन में आप इनको गर्म करोगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा, है ना। इट हीटेड अप द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई वी नीड वाटर दैट शुड कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। इट हीट्स अप वाटर molecules। Welders wear face mask with during welding to protect eyes from UV rays। To protect eyes from UV rays। Then name electromagnetic wave with their wavelength range which are used for। तो FM के लिए रेडियो वेव्स और वेवलेंथ भी लिखनी है। लैम्डा कितनी होती है बतानी है आपको। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, एक्सरे, इनकी भी लैम्डा बतानी है। ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी वेव काम में लेते हैं। अपने शरीर में जो दर्द वगैरह होता है इसको, इसके लिए IR, IR वेव्स, और इसके लिए भी लैम्डा आपको बताना है। ये तीनों है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। कौन सा? फिर उसके बाद लैम्डा 2 इज यूज्ड टू किल जम्प्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। लैम्डा 3 इज यूज्ड टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग फोग और मिस्ट कंडीशन। तो आपको लैम्डा 1 इनकी सबकी वैल्यू रखनी है। एक तो हो गया आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट। कौन से पार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये? स्पेक्ट्रम टू विच दीज रेडिएशंस बिलोंग। ऑल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। पहला माइक्रो, दूसरा यूवी रेज, तीसरा इंप्रूव विजिबिलिटी IR, तीसरा IR है। अब इनको रेडिएशंस बताना है, इसकी अरेंज करना। तो अरेंज करने में ये जो होगी ना असेंडिंग है, तो ये पहले पर आएगी, ये दूसरे पर आएगी, ये दूसरे पर ये आएगी, और तीसरे पर ये आएगी बाई असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स। तो वेवलेंथ के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो मैग्नीट्यूड सबसे छोटा IR का, फिर सबसे छोटा UV, देन IR और देन माइक्रो, इस तरीके से। देन डिपिक्ट द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग एक्स एक्सिस। तो ये डायग्राम है। राइट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। They can propagate in vacuum. They carries energy and momentum. When they interact with some substance, they transfers energy and momentum. तो ये आप कर सकते हो। And they
energy density is equally distributed in electromagnetic wave in terms of electric field and magnetic field, दोनों में एवरेज डेंसिटी आधी आधी, हाफ एंड हाफ होती है ना, इस चीज का ध्यान रखना. Then electromagnetic wave of lambda 1, lambda 2, lambda 3 are used in radar system, in water purifier, in remote switches. तो ये वही हो गया रडार सिस्टम में माइक्रो, यूवी एंड ये. आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और राइट वंस सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम. तो ये जस्ट पहले 22 में इसने सैंपल पेपर में दे दिया, टर्म 2 में दे दिया, और 24 में फिर से आ गया. नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which are produced by the following. रेडियो वेव, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, गामा रेज होती है, वेल्डिंग, यूवी रेज होती है, हॉट बॉडीज, आईआर वेव्स होती है. राइट यूज, तो इनका सबका यूज भी लिख देना है. इजी हो गया ये लगभग. नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच विद देयर फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस्ड इन रेडियो एक्टिव डीके में, स्पार्क ड्यूरिंग में, टीवी रिमोट में, ये सब आपको पता है. यहाँ पे आपको गामा रेज हो जाएगी, हमने बहुत बार कर चुके हैं अब तो इनको, है ना. और स्पार्क यूवी, और इसमें टीवी रिमोट में आईआर. अब आइडेंटिफाई, ये अलग क्वेश्चन. अब आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रडार. तो माइक्रो, आई सर्जरी, IR एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज. तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज और लिखनी है, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी रेंज भी से काफी बार पूछ रखा है, तो इसको भी एक बार देखना ही पड़ेगा आपको, है ना. देन उसके बाद है प्रूव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ ए ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है, ये आपको प्रूव करना है. और इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा है अपने पास. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, कैपेसिटर में होता है, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है UE इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है ना. और देन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वो होती है 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर. यहां पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यहां पे म्यू नॉट स्क्वायर, वो भी अपॉन में. ये दोनों एक दूसरे का आपको पता ही, ये सब होता है. अब आपको पता है टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी. टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे U इज इक्वल्स टू UE प्लस UB इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया. लेकिन आपको पता है जो B की और E की वैल्यू होती है ना, वो इफेक्टिव वैल्यू होती है, मतलब उसकी RMS वैल्यू होती है. तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS प्लस ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. ये आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई. देखो इस चैप्टर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वहां से डेरिवेशन आना एक क्रिटिकल केस होता है. आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब आ गया है तो अपन सोल्व कर ही लेते हैं. आना नहीं चाहिए, लेकिन ये 2019 में आया हुआ है, काफी पहले आया हुआ है, तो आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं. लेकिन फिर भी अगर आप पूरा टारगेट करते तो पूरा काम करके जाना है ना. फिर इसके बाद अपने को ERMS क्या होता है, जैसे VRMS IRMS होता है ना, ठीक वैसे ही है, E0 अपॉन √2. और अगर मैं यहां पे BRMS की वैल्यू रखूं तो ये B0 अपॉन √2 आ जाएगा. √2 ये दोनों वैल्यू यहां पे रखने पर U इज इक्वल्स टू, तो इसका स्क्वायर करें तो E0 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 B0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. ये हो गया. तो अब आप यहां पे लेंगे UE
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। आपने यहां से स्टार्ट किया, फिर से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कंसिडर कर ली, तो और आपको आगे अब पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C इक्वल्स टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट, और यहां से आप यूज कर लोगे ई नॉट इज इक्वल्स टू C इंटू बी नॉट, ये वैल्यू यहां रखो, यू ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू C बी नॉट स्क्वायर, और इसको और आगे सोल्व करने पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर, और ये जो है ना म्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो ये बनेगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट यू ई। ये आपके सामने आपका क्या बनेगा। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है ना, ये किसकी इक्वल आ गई, ये आ गई इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू किया और इसको पहुंचते पहुंचते मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंच गए। इस तरीके से आप कह सकते हो कि नेट मैग्नेटिक डेंसिटी इज, मैग्नेटिक डेंसिटी आपकी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू किया और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर लेकर आ गए, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आपको ये करना है ना, और हमने यहां से शुरू किया दोनों की एनर्जी डेंसिटी से। आप चाहते तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, बीच में ये जो 2-3 लाइनें हैं ये स्टेप ना यूज करके आप सीधा इनको ऐड नहीं करके इनको अलग अलग रख के ई आर एम एस की वैल्यू ई नॉट अपॉन √2 रखो और फिर आगे सी को यूज करके आगे करो। तो ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप और ये 3 स्टेप नहीं आती, फिर ये तो आती, ये तो हमें लेना ही पड़ता। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो ये आपके सामने है। देन हमारे पास है नेक्स्ट, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, एक ही इसी टाइप का न्यूमेरिकल है इसमें जो हमें करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है आपके पास, है ना, और ये लिख देता हूं मैं फिर से, क्या है, बी वाई इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻8 साइन 120 इंटू 10⁻⁻7 इंटू जेड प्लस 3.6 इंटू 10⁻15 टी। ये आपके सामने आ गया है ना, और ये भी प्लस का 7 है यहां पे 7। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी बतानी है। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है कि वो आपको पता ही है क्या, कि आप यहां पे एक तो ये लिख सकते हो यू ई प्लस यू बी, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कि ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4 एप्सिलॉन की जगह बच बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। एक तो ये तरीका है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ई नॉट की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि एक फॉर्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको ये पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों यू ई और यू बी दोनों इक्वल होती है, इसलिए आप लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू बी, ऐसे लिख सकते हो आप। और ये वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू बी
स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, कि अकेले मैग्नेटिक की ले लो और इसको डबल कर दो, काम हो जाएगा, है ना। अब यहां से आप देख लो क्या क्या है। अब आपको यहां से देखना 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू म्यू नोट कितना है, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷ -7। ये आपके पास इसकी एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। और ये आप इसको आगे कर लोगे 2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁷। तो इसको जब आप सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास इसको ये कट्स करेगा 3 से, ये होगा 3 से। और हाँ, यहां पे जो पाई है ना, पाई को मत भूल जाना, और पाई को पाई रहने दो, पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। इसको सोल्व मत करना, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 3 जा 9, 9 टू 18, तो 18 अपॉन पाई इंटू 10⁻16, और ये ऊपर जाएगा -9 जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब आ गई इसके आंसर। बस अब आगे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड तो आपको पता है, स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे इस वेव की। देखो यहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, बी वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ऐसा होता है ना। इसको आप चाहो तो ऑपोजिट भी लिख सकते हो, के जेड माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, सब चल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जब इन दोनों के यहां का जो साइन है, जैसे इसका नेगेटिव है, इसका यहां पे पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो भी यहां पे लिखा होगा, इसकी डायरेक्शन इसके अलोंग होगा। और अगर जैसे यहां पे सेम है तो इसकी प्रोपेगेशन -z डायरेक्शन में हो जाती है, सीधी सी बात है। क्योंकि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू पूछते तो हम कैलकुलेट करते ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू सी, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू सी इंटू बी नॉट, ये वाली वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेते। फिर इसके बाद लेकिन ये पूछा है स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, किसी भी वेव की स्पीड होती है न्यू इंटू लैम्डा। क्या लैम्डा की वैल्यू पता है यहां पे, क्या न्यू की वैल्यू पता है यहां पे, नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आया सीबीएसई सैंपल पेपर जो इश्यू करते हैं ना, उसका क्वेश्चन है, और उसके क्वेश्चन टफ होते ही है, तो वहां पे डरने की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए होता है हमारे पास ये जो है ना, ये है क्या, के जेड का मतलब है के, ये प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁷, ये। और ये जो होता है ना यहां पे टी के साथ में जो भी होता है वो होता है ओमेगा, इसकी वैल्यू है 3.60 इंटू 10⁻⁵। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ये भी पता होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू। यहां से तो लैम्डा आ जाएगा और यहां से न्यू आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां से आप लैम्डा फाइंड आउट करोगे, इस लैम्डा को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, 2 पाई अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁷, प्लस का 7 है ध्यान रखना। न्यू की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे तो न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.60 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2 पाई। फिर इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास अब क्या हो गया इसका, ये जो सी है
न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई इंटू 3.6 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई ये 2 पाई इसका और ऊपर वाले का ये 1.2 इंटू 10⁻7। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, 3.6 2.6 ये 3 इंटू 10⁸। ये हमने कैलकुलेट करके लिखा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, ये आती है तो। लेकिन कैलकुलेट करते टाइम पर स्पीड आपको सी नहीं वी लिखना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना काम हो जाएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब यहां पर है ना, देखो मैंने क्या क्या कहा, इस ई नॉट की वैल्यू पूछी जा सकती है जो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू की वैल्यू मैंने बता दी आपको यहां पे, लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको यहां पे बता दी, ये लैम्डा है ना, ये आपका न्यू है। तो ये सब इतनी चीजें पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंड ये एनर्जी डेंसिटी, तो एक्सट्रीम केस हो गया पूछना, तो वाली बात है। फिर आगे हैं, ये सारे क्वेश्चन सेम वही है जो हमने किए हैं। डज गैलोनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग, यस। और ये सारी चीजें वही है। बम्बार्डिंग मेटल टारगेटेड बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये देखो आ गया ना। ये जो है ये कौन सा होता है, ये एक्सरे होता है, रडार में तो माइक्रो। Which segment electromagnetic wave has highest frequency? Gamma. And give one use. An EM wave lie near high frequency and visible of EM spectrum. EM wave lie near high frequency end. तो UV, UV हो गया। Visible of, get its one use, in what way its component of light has harmful effect on humans. तो स्किन टैनिंग वगैरह हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है। यह है आपके पास रडार सिस्टम में, और ट्रीट मसलर पेन में IR, यूज डायग्नोस्टिक टूल एक्सरे, ब्रीफ, राइट इन ब्रीफ हाउ दीज वेव आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कैसे होती है वही लिखना आपको। आंसर द फॉलोइंग, नेम वेव विच प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके, गामा, वेल्डर्स, यूवी, एंड वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड एज हीट वेव, क्यों होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सारे हो गए अपने। और इधर जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शो बाय गिविंग सम सिंपल एग्जांपल हाउ EM वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती है, क्योंकि जैसे वो किसी सरफेस पर फॉल करेगी तो सरफेस पर फॉल करने में उसके इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलेगा और उसके इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ सकते हैं। तो वहां पे जब मोशन मिलेगा, वाइब्रेशन होगा, बाहर आएगा, तो वो सब एनर्जी एंड मोमेंटम का ही साइन है। बाहर तो एनर्जी लेके आएगा, लेकिन वहां पे जब मोशन स्टार्ट करेगा या उसमें वाइब्रेशन पैदा करेगा, तो वहां पे उसका कारण क्या है, उसका कारण है आपका मोमेंटम। तो वो आप एक सिंपल एग्जांपल बता सकते हो। हाई माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन। व्हाई इट इज नेसेसरी टू माइक्रोवेव ओवन टू सेलेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के जो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास माइक्रोवेव में होनी चाहिए, उसमें माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा वाइब्रेट करके उसके एनर्जी को ट्रांसफर कर सके टू द फूड और टू अदर मॉलिक्यूल, है ना। वाटर मॉलिक्यूल विल एक्वायर एनर्जी फ्रॉम दैट माइक्रोवेव्स, है ना। उन वेव्स की एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल एक्वायर करेगा और वो फिर अपनी एनर्जी वाइब्रेट करके मैक्सिमम वाइब्रेशन करेगा एट विद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और फिर ये ट्रांसफर करेगा अदर मॉलिक्यूल्स को। तो वो फिर जो आपका खाना है वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल सूखा ड्राई फूड होता है ना एकदम, वो नहीं हो सकता उसमें से गर्म। राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स की यूजेज, और स्टेट क्लियरली माइक्रोवेव ओवन वर्क्स हीट अप आइटम, ये वही है ऊपर वाला, कि वो एनर्जी एक्वायर करेगा और उसको हीट करेगा। कौन, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अपनी वाइब्रेशन करके अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे। इतना एग्जैक्ट आप अगर थोड़ा आगे पीछे भी लिख देते हो तो भी ये चल जाता है, क्योंकि इतना इस चैप्टर के इस चीज पे कोई टीचर भी इतना ध्यान नहीं देता है ना।
स्टेट क्लियरली हाउ अ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स ऑन द हीटिंग ऑफ एलिमेंट, ये सेम चीज वही है और ये भी वही है। आगे ये अपना एक क्वेश्चन है, वैल्यू केस बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। An oscillating charge is an example of accelerating charge. It produces an oscillating electric field in space which produces an oscillating magnetic field which in turn, अब देखो चार्ज पार्टिकल है ना ऑसिलेटिंग, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो चार्ज पार्टिकल सबसे पहले ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फिर एक बार ये इनिशिएट हो गई घटना तो ये चलती रहेगी फिर बार 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 और ये आगे आपके चलता रहता है। एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर एंड एज अ वेव विच प्रोपागेट थ्रू स्पेस। वरना हाउ मैग्नेटिक EM waves are produced, उसका एग्जैक्ट कंप्लीट आंसर है ये पढ़ लेना। कोई बोले ना कहां से पढ़े अच्छे से, तो बेस्ट आंसर जो है ना वो ये रहा आपके लिए, इसको देख लेना, इसको यहां से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन के अंदर आ गया और ये आपके सामने है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों से या नन ऑफ दीज, नन ऑफ बोथ, किसी से नहीं फ्लो हो सकता, ये डिफ्लेक्ट हो सकती। उसके बाद है टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, किससे गिवन होगी भाई, इज गिवन बाय 1/0। ये गलत है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गलत हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाला गलत हो गया, ये भी गलत, ये सही है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सही है बिल्कुल। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। क्या इंक्रीज एज मूव फ्रॉम गामा टू रेडियो, नो। डिक्रीज एज मूव फ्रॉम गामा टू रेडियो, नो। सेम इन ऑल ऑफ देम, सेम, सेम इन ऑल ऑफ देम, जितनी भी है स्पीड सब में सेम रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई चेंज नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता। फिर अपने पास सोलर रेडिएशन इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टेशनरी वेव, नन ऑफ दीज, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फाइनल। देन उसके बाद है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in space along the x direction at a particular point in space time E is equals to J volt per meter. The corresponding magnetic field at that point will be, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं दिया इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं दिया, देना चाहिए था, या तो मिस प्रिंट हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, के की टाइम में होना चाहिए, तो के में तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो इसमें क्या है अपने को, मैं आपको बता देता हूं, देखो इसका जो कोई भी फॉर्मूला आए, जो कोई भी इसकी वैल्यू आए, यहां पे सिंपल सा काम करना है, सी ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू सी यूज करना और फिर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ई नॉट अपॉन, सॉरी बी की, हाँ ई नॉट अपॉन सी को यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इतना सा है। और इसके लिए है ना, मेरे को जहां तक पता है इसके लिए आंसर ये ए वाला आंसर होना चाहिए यहां पे जो भी है, क्योंकि 10⁻⁻8 इसी के अंदर आ रही है नीचे, इसलिए यहां पे जो भी नंबर रहा होगा उसने आंसर ये दिया होगा होपफुली, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा ये जो चैप्टर है 8th चैप्टर, इसमें थोड़ा सा इसकी खुद की औकात के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। इतने से चैप्टर में ये मान लो जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊं 90 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। उसका कारण क्या है कि पहले वाले जो चैप्टर्स थे वहां पे बहुत सारों में छोटे छोटे चैप्टर बड़े बड़े थे,
तो उसमें से कुछ में तो टॉपिक नहीं हटे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे, कुछ कुछ टॉपिक हट चुके तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गई। ये चैप्टर भी छोटा था पहले से और इसके टॉपिक्स भी हटे नहीं है ना, बीच में जो सफल हुआ था कोविड के बाद में सिलेबस, तो इसके टॉपिक्स भी नहीं हटे, तो इसके सारे शुरुआत से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हुए, इसलिए चैप्टर का जो अपना लेक्चर है ये लंबा हुआ। तो अभी मैं आपको फिर से कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको भी इसको बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई ना कोई आपको खुद को आइडिया लगा होगा कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस अब बात सीधी सी इतनी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो और वीडियो को सबके साथ शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ पूरे चैनल को शेयर करो, उनको बताओ कि कितना अच्छे से शानदार तरीके से लेक्चर्स हैं और उनको भी बेनिफिट मिलेगा। आपको तो क्या, मैंने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया था लेकिन आपको थोड़ा टाइम पे, खैर लास्ट में आते आते लगभग मिल गया काफी सारे बच्चों को जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग अब इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कैसे आपको लेक्चर लग रहे हैं और इसमें अगर थोड़ी इंप्रूवमेंट की अगर आपको चांसेस लगते हैं कि सर को ये चीज और इंक्रीज करनी चाहिए तो मैं वो करने के लिए हम कोशिश करूंगा मैं। और थैंक यू वेरी मच।